नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड में कुल 12 अंक होते हैं, और आधार कार्ड के जो जनक है वो नंदन नीलेकणी को माना जाता है। आधार कार्ड को UIDAI कहा जाता है, और इसका जो पूरा नाम है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका अधिसूचना जो है 28 जनवरी 2009 को जारी किया गया था। पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तो पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। कितना? 10 अंक होते हैं। क्रेडिट कार्ड में जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड में कितने होते हैं, तो 16 अंक होते हैं। 16 अंक होते हैं। और चुनाव फोटो पहचान पत्र में जो होते हैं 10 अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं। क्या है? 10 अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाली स्थान के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय में रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति अपने किसी मूल अधिकार के रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। और 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और लेख। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी स्कैंडिनेविया है, जो उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करता है। डेनमार्क की राजधानी जो है वो क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिनलैंड भी एक नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी जो है वो क्या है? हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ने एशिया ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। पूर्व निशानेबाज रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, और ये कब से कब तक रहेंगे? तो 2024 से 2028 तक रहेंगे। हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष टूर्नामेंट 2024 जीता है? हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष टूर्नामेंट 2024 जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सीरिया। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। सीरिया ने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। सीरिया के खिलाड़ी सैयद अब्दुल रहीम प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के रूप में जो है सम्मानित किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2, क्या है? 2। बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944-45 में प्रकाशित हुआ था। बॉम्बे प्लान का सूत्रधार जो थे वो कौन थे? तो अर्देशीर दलाल। क्या है? अर्देशीर दलाल थे। बॉम्बे योजना की ड्राफ्टिंग करने वाले जॉन मथाई थे। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जो है जाना जाता है। बॉम्बे प्लान में 8 पूंजीपतियों में पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, GD बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरबा भाई लाल भाई, AD श्राफ, अर्देशीर दलाल तथा जॉन मथाई थे। इस योजना में कृषि निर्गत में 130% और औद्योगिक निर्गत में 500% व सेवा क्षेत्र निर्गत में 200% वृद्धि की आशा
की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अभी तक संयुक्त बैठक जो है वो 3 बार बुलाया जा चुका है। कब कब? तो 1961 में बुलाया गया था दहेज कानून के लिए। क्या बुलाया गया था? दहेज कानून के लिए बुलाया गया था। 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग, क्या है? बैंकिंग सेवा बिल के लिए, बैंकिंग सेवा बिल के लिए। 2002 में बुलाया गया था किसके लिए? पोटा विधेयक के लिए। क्या है? पोटा विधेयक के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश करने पर खाली स्थान ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज बराबर जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है। मूलधन दिया हुआ है 1800, 5 वर्ष के दिया हुआ 8% दिया हुआ है, बटा 100 कर देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा 18 गुना 40, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 18 गुना 40 बराबर हो जाएगा 720। आंसर आ जाएगा कौन सा? ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स के बैंक खाते में 86.54 शेष है, 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि जो है वो क्या होगा? तो एक्स के बैंक के खाते में निकासी के बाद की राशि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 86.54 प्लस 55.31 माइनस हो जाएगा 84.33, तो ये हो जाएगा 57.52 रुपया। आंसर आ जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ए। क्या है? 9 के ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा वो कौन होगा? 1 पर 3 शून्य होगा। अभी 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें, 11 से विभाजित होने वाले, तो ये हो जाएगा कितना? 1001 हो जाएगा। क्या है? 1001 होगा। 13 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की संख्या भी जो है वो 1001 होगा। अब अगर मान ले कि कह रहा है कि अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो अंकों का जो इसका योग होगा ये वाला, तो ये होगा कितना? 2, 1 + 1 2, और इसका अंकों का गुणनफल भी होगा 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। 11 और 13 दोनों से विभाजित जो होगा सबसे छोटी संख्या वो कितना होगा? वो होगा 1001। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है। तो माता पिता के औसत आयु कह रहा है 36 है, यानी अगर टोटल आयु अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 72, और बच्चों की औसत आयु जो है वो 10 है। क्या है? 10 है। उसमें कितने? 3 बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा 30। जोड़ दीजिए 2 7 3, क्या हो जाएगा? 10, 102। अब टोटल औसत कितना होगा? 102। अब बटा 3 2, 5 से भागा दे देना, तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 20.4 होगा, 20.4। आंसर हो जाएगा हमारा बी। कितना? 11 का जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का लाभ साझा करने का अनुपात क्या होगा? तो माना कि क्या है ना, एक जो एक्स का है, बड़ा वाला एक्स का, तो कितना? एक्स मान लीजिए। वाई का हिस्सा कितना है? एक्स प्लस 200 है। जेड का हिस्सा कितना है? एक्स प्लस 400 है। क्या है? 400। अब प्रश्न से कह रहा है एक्स प्लस 200 प्लस एक्स प्लस 400 जोड़ जाड़ के ये कितना हो जाएगा? 3000, क्योंकि हमारे पास लाभ जो है वो 3000।
से निकल गया 3x बराबर 2400। 2400 क्या, 400 प्लस 200 घट जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा 800, क्या है 800 आ जाएगा। अब x बाई और z का अनुपात निकाल लेते हैं। x का जो वैल्यू आएगा वो 800 आएगा, y का आएगा 1000, क्या है 1000, और z का जो आएगा 8 4 1200, क्या है 1200। ये हमारा रेशियो आ गया। यानी इसे और अगर सिंपल वे में लिखेंगे तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्या है सी, 12 के जो है वो सी होगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी कीमत अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत क्या है? कह रहा है एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, क्या है खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य तो हमें दिया हुआ है 2500। अब कह रहा है कि दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की अंकित कीमत क्या है? तो इस पे अगर 10% लाभ किया जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य करने पर क्या करता है 10% लाभ करता है, तो 2500 गुना 110 अब बटा 100, यानी हो जाएगा 2750 हो जाएगा, क्या है 2750। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य जो हमारे पास हो जाएगा वो 2750, क्या है 2750 का कितना छूट दे रहा है 12%, तो ये 88 गुना 100 करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य पता चल जाएगा कितना 3125 रुपया, क्या है 3125। यानी यहाँ पर समझिए 2500 में वो खरीदा है, 3125 उस पर कीमत रखता है, उस पर क्या है 12% जो है छूट देता है, क्या है छूट देता है, तब उसे जो बेचता है वो कितना में बेचता है 2750 में। और ये जो फायदा हुआ है यही जो है वो 10% होना चाहिए, क्या है 10% होना चाहिए। तो देखिए 250 रुपया फायदा हुआ। अब 250 जो फायदा हुआ 2500 के 10% कितना होता है 2500 गुना 10 बटा 100, 250 आ भी रहा है यहाँ पर, तो हमारा जो है वो आंसर सही है। तो 3125 हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 का मान क्या होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अब अंदर आएगा कितना 73 प्लस 8, अगर इसका पूरा देखा जाए तो ये हो जाएगा 73 प्लस 8, ये हो जाएगा 81। 81 रूट जो होता है किसके बराबर 9 के बराबर। तब 27 प्लस 9 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 36। 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6। अब आ जाएगा फाइनली 3 प्लस 6 9, और √9 का मान कितना होता है 3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बस इस तरफ से आपको कैलकुलेट करते जाना है, आंसर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई का 40% और चौड़ाई के 25% बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल एक समान रखने हेतु कमरे आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? तब मान लिया कि कह रहा है कि लंबाई जो है वो कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 4 के अनुपात में है, और ऊंचाई जो है वो कितना है, तो ऊंचाई जो है 2 के अनुपात में। इसका क्या है 40% बढ़ाया गया है और इसका 25% बढ़ाया गया। तो इसका जो आयतन होगा, यहाँ आयतन होगा वो कितना हो रहा है, इसका आयतन हो रहा है 40, तो इसका x मान लेते हैं ऊंचाई, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बढ़ाया नहीं गया है तो इसे x मान लेते हैं। ये 40% बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसका 25% बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका आयतन होगा हमारे पास वो होगा 35x, क्या है 7 × 5 = 35 और गुना x 35। अब मान लिया कि कोई कमरा है, यहाँ पर देख लीजिए ये एक तरह का कमरा है। अब इसमें क्या है कि लेना है क्या है चारों दीवारों का सिर्फ क्षेत्रफल, चारों दीवारों का। तो मान लिया कि इस दीवार को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा एक जो है वो लंबाई हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगा, तो इस एरिया का जो है पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, इस एरिया का पूरा क्षेत्रफल हमारा कवर हो जाएगा। एक साइड का ये कवर हो जाएगा और एक साइड ऐसा ही है। इसका जो अगर एरिया की हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक साइड ही और एक साइड ही, तो दोनों एक साथ होगा 2 × x क्या है ऊंचाई, एक का ऊंचाई लिए है तो 2x इंटू कितना हो जाएगा लिए है लंबाई, तो यानी 7 दूनी 14x हो जाएगा, क्या है 14। ठीक इसी प्रकार जो है एक और एरिया होगा, ये होगा, ये कवर होगा ये एरिया। इसके लिए हमें क्या करना होगा,
एक ये जो है हमें चौड़ाई लेना होगा, ये चौड़ाई लेना होगा, और एक जो है ये ऊंचाई लेना होगा। तो ये क्या है, तो 2 × x ऊंचाई हो गया, और चौड़ाई इसमें कितना है, तो 5 है। तो 5 दूनी कितना, 10x, और ये 14x है। इसको आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, इंटू x भी कॉमन ले लीजिए, और 7 + 5 कर दीजिए। तो ये जो नया वाला है उसके चारों दीवारों का जो है वो क्षेत्रफल हो गया। अब बराबर करना है पुराने वालों को भी। तो पुराने की ऊंचाई कितना था, 2 था, और 2 गुना यानी चारों तरफ है तो 2 × 5 + 4 हो जाएगा। बस इसी तरह हमें इक्वेट कर देना है, और इसे इक्वेट करेंगे तो x का जो मान आएगा 1.5 आएगा। क्या है, 1.5। तो कह रहा आयतन में क्या बदलाव किया गया है। यहाँ जो है x आया था, सॉरी 35x, तो यहाँ तो 40 है, यहाँ 35 में रख देंगे कितना, x। तो 35 गुना 1.5 कर देंगे, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 52.5। क्या है, 52.5। पहले था 40, अब हो गया है 52.5। तो इसे क्या करना, परसेंटेज में कितना बढ़ोतरी हुआ है, 52.5 गुना 40 बटा 40 गुना 100 आ जाएगा 31.25%। 31.25 की बढ़ोतरी होगी। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है। ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा सी, एक ऐसा हमला जो सभी संभावित संयोजनों को आजमाकर पासवर्ड के अनुमान लगाने का प्रयास करता है। ब्रूट फोर्स अटैक एक हैकिंग विधि है जो पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल और इंक्रिप्शन कुंजियों को क्रैक करने के लिए परीक्षण या टेस्ट और त्रुटि का उपयोग करती है। ब्रूट फोर्स अटैक कई प्रकार के होते हैं। सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, हाइब्रिड ब्रूट फोर्स अटैक, रिवर्ब ब्रूट फोर्स अटैक, क्रेडेंशियल स्टफिंग। हैकर में यह विधि सबसे प्रचलित एवं प्रभावी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक लोकप्रिय जो है वो वेब ब्राउजर है। कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। आंसर हो जाएगा क्रोम। क्या है, क्रोम, जो आजकल काफी प्रचलित है। वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर कहलाता है। जब कोई उपयोगकर्ता कुछ जानकारी का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउजर वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करता है। गूगल क्रोम का विकास गूगल द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए कब किया गया था, 2008 में किया गया था। वेब ब्राउजर के कुछ प्रमुख जो उदाहरण हैं, एक तो गूगल क्रोम जो काफ़ी आजकल प्रचलित है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर सभी में है। एक मोजिला, क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। क्या है, फायरफॉक्स। तीसरा अगर बात करें तो एक एप्पल सफारी आता है। क्या होता है, एप्पल सफारी आता है। एक ओपेरा, क्या है, ओपेरा मिनी आता था, ओपेरा। और अभी आजकल एक और चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सब जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस स्टोरेज डिवाइस में कोई गतिशील भाग नहीं है तथा यह नंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। किस स्टोरेज डिवाइस में कोई गतिशील भाग नहीं है तथा यह नंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। क्या है, SSD। SSD एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करता है। SSD हाई डिस्क ड्राइव HDD के समान है जिसमें डेटा पढ़ लिख व स्टोर कर सकते हैं। SSD जो है HDD से छोटे होते हैं और यह HDD की तुलना में तेज भी होते हैं। इसमें बिजली की खपत HDPS की तुलना में जो है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है, यदि पोस्टर को इस रूप में और डार्क को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो स्ट्रोक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं POSTER, पोस्टर को लिखा गया है 5 9 2 3 1 4 लिखा गया है, और डार्क को लिखा गया है कितना, तो डार्क को लिखा गया है 8 6 4 7। यहाँ पर देख रहे हैं R के 4 लिखा गया, यहाँ भी 4 के है, यानी जो यहाँ पर है वो रेंडमली क्या है, एक कोडिंग किया गया है। बस उसी कोड पे स्ट्रोक को कर देना। तो एस के लिए क्या लिखा गया है,
आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख रहे हैं एस के लिए 2 लिखा गया, तो हम 2 लिख देंगे। टी के लिए क्या लिखा गया, 3 लिखा गया, 3 लिख देंगे। आर के लिए क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया। ओ के लिए क्या लिखा गया, 9 लिखा गया है। के के लिए क्या लिखा गया है, तो के के लिए 7 लिखा गया है। और ई के लिए लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए ए। तो बस हमारा आ गया आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या है, ए नंबर। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। डॉक्टर, वेतनभोगी, माता पिता। और इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर, ये हो जाएगा, ये वेतनभोगी हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा माता पिता हो जाएगा। क्या है, माता पिता। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर प्रश्न में इस तरह के फिगर दिया हो, इस तरह का, इसमें टोटल जो है वो कितने त्रिभुज होते हैं, तो ये 8 त्रिभुज होते हैं। 1 2 3 4, 4 गुना 2 कितना है, 8 है। इस तरह का इसमें यहाँ पर क्या है, 2 बने हुए हैं, तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या है, 16 हो जाएगा। 16 तो उसके बाद एक्स्ट्रा कौन कौन है, तो यहाँ पर एक 20 से एक कटिंग है, तो एक तो ये हो जाएगा 17, ये 18, ये हमारे पास आ जाएगा 19, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 22। हमारे पास टोटल कितने आ गए, 22 त्रिभुज। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले विकल्प का चयन कीजिए। तो अगले विकल्प जो है क्या है, यहाँ पर देखते हैं सी बी ए एफ जी ई आई एल आई, इस तरह के सीरीज हमारा चलेगा आगे भी। तो देखते हैं इस किस तरह जुड़ा हुआ है। तो सी से जो है वो एफ गया है। क्या है, सी से एफ गया है, तो डी ई छोड़ के एफ है, यानी +3 किया गया है। अगर बी से जो गया है वो जी है, तो वो भी कितना किया गया है, +5 किया गया है। तो ए से हमारा ई कितना है, ए से ई है, ये +4 किया गया। बी सी डी और ई, यानी ए +4 किया गया, यानी +3 +5 और +4 किया गया। बीच वाला जो है +5 किया गया। उसी तरह हमारा आखिरी में क्या आ रहा है, एल क्यू एम, इससे करना है +3, तो एल से +3 करेंगे तो एल एम एन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यू से +5 करना है, तो क्यू के +5 करेंगे तो भी हो जाएगा। और एम को +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ओ भी क्यू किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन एवं निष्कर्ष का कोई शेर जो है वो बाघ नहीं है। यहाँ पर मान लिया कि शेर है, तो वो क्या है, बाघ नहीं है, ये बाघ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कोई बाघ जो है वो तेंदुआ भी नहीं है। कोई बाघ जो है वो तेंदुआ नहीं है, तेंदुआ नहीं है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा कोई शेर जो है वो तेंदुआ नहीं है, ये बिल्कुल कोई शेर तेंदुआ नहीं है, कोई शेर तेंदुआ नहीं है, सभी तेंदुए जो है वो शेर है। तो ये तो सही हो जाएगा, कोई जो है शेर तेंदुआ नहीं है यानी, और सभी तेंदुए शेर है, ये गलत हो जाएगा। पहला जो निष्कर्ष है ये भी नहीं होगा, कोई शेर तेंदुआ नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ के बारे में कथन में कुछ कहा ही नहीं गया है कि शेर से रिलेशन है या नहीं है। तो हमारा जो हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष जो है वो सेकेंड लाई करेगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये जो है ये शेर है, ये हो जाएगा तेंदुआ, क्या है, तेंदुआ हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो बाघ हो जाएगा। क्या है, बाघ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ये भी बन रहा है रिलेशन। तो ये हमारा हो जाएगा कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, ए होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाले अक्षर समूह को चयन करना है। तो यहाँ से देखना है सी से एच गया है +5, एच से एम गया है +5, एम से आर गया है +5, आर से +5 होगा तो क्या होगा, डब्लू होगा। क्या होगा, डब्लू होगा। अब देखना है बी से आई देख लेना, क्योंकि बीच वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी कोई सीरीज से होगा। अगर डब्लू डब्लू है तो बीच में एल एल है तो एल ही दोनों में आएगा। अब देखना है कि आखिर वाला में क्या आएगा। तो बी से आई अगर हम देखते हैं तो +7 किया गया है, आई से पी गया है +7 किया गया है, पी से डब्लू गया है +7 किया है, डब्लू से +7 करेंगे तो डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। तो बीच में तो एल आएगा ही, लास्ट में डी आएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा
वो क्या होगा, बी होगा। थोड़ा सा आप ऑप्शन देख के आखिरी वाला चेक कीजिए ताकि समय को बचा सके। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करना है। यहाँ पर अगर 6 174 है तो अगर हम 174 को 6 से भागा दे देते हैं तो ये हो जाएगा, कितने में कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 और 4 54 9, यानी 29 बार में ये पूरे पूरे कट जा रहा है। 11 143 की अगर बात करते हैं तो 143 भागा 11 करेंगे, ये 13 बार में कट जा रहा है। 155 भागा 5 करते हैं तो ये कट जा रहा है 3 1 31 बार में। 138 भागा 8 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 17.25 हो जा रहा है, यानी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, बाकी सब कट जा रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो कितना निर्धारित है, भारत के राष्ट्रपति का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख। क्या है, राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख है। अगर उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 4 लाख है। क्या है, 4 लाख है। और लोकसभा अध्यक्ष के जो भी वेतन है वो कितना है, 4 लाख है। क्या है, 4 लाख है। राज्यपाल की अगर बात करें तो कितना वेतन है, तो राज्यपाल के वेतन है 3.5 लाख है। क्या है, 3.5 लाख है। अब मुख्य न्यायाधीश जो है वो उच्चतम न्यायालय के, क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,80,000। क्या है, 2.8 लाख है। और अन्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए, अन्य न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय के तो अन्य न्यायाधीश के जो वेतन होता है 2.5 लाख, 2.5 लाख। और जो अन्य न्याय के रहता है वही जो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, क्या है, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा वो उतना ही होगा, 2.5 लाख होगा। और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन भी होता है वो 2.5 लाख होता है। क्या है, 2.5 लाख होता है। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल। द्रविड़ शैली का चरम अवस्था जो है वो राजराजेश्वर मंदिर है। यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का जो है विशेष महत्व रखता है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इस मंदिर को ग्रेनाइट से बनाया गया था। 1987 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है। अटल सुरंग और रोहतांग सुरंग जो है वो जोड़ता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, लेह मनाली से। क्या है, लेह मनाली को जोड़ता है। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 3060 मीटर है। अटल सुरंग विश्व के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और इसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2020 में किया था। अटल सुरंग हिमाचल में रोहतांग दर्रा में स्थित है। कहाँ, हिमाचल में रोहतांग दर्रा में स्थित है। अगला है, माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम गोर्की। क्या है, मैक्सिमम गोर्की। लेनिन द्वारा द इमीडिएट टॉक्सिक्स ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट लिखा गया था। स्टालिन की आत्मकथा था एन अप्राइजल ऑफ द मैन एंड हिज इन्फ्लुएंस, एन अप्राइजल ऑफ द मैन एंड हिज इन्फ्लुएंस। गांधी बनाम लेनिन जो है वो अमृत डांगे द्वारा लिखा गया पुस्तक था और गांधी बनाम स्टालिन पुस्तक के लेखक जो है वो लुई फिशर है। मैन कैंप काफी प्रसिद्ध है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह हिटलर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। अगला है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। 1951 के जनगणना के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.1% था ग्रामीण साक्षरता दर। भारत की 1951 की जनगणना आज़ादी और भारत के विभाजन के बाद यह पहली जनगणना था। जनगणना में उसे साक्षर माना गया था जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है एवं या जो किसी भी भाषा में पढ़ने के साथ साथ लिखने में समझने में समर्थ हो। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो आया था वो 18.3
3.33% था, जिसमें भारत के केवल 9% महिलाएं ही साक्षर थे। क्या थे? 9% जो है वो महिलाएं साक्षर थी। अगला है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या है? जॉर्ज स्टीफेंसन। भाप से चलने वाले पानी का जहाज स्टीम बोट का आविष्कार जो है वो रॉबर्ट फुल्टन द्वारा किया गया था। जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। क्या है? जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। बुलेट ट्रेन का आविष्कार जापान के हिदेयोशिमा द्वारा किया गया था। क्या है? हिदेयोशिमा द्वारा। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ी में। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उटगमंडल या ऊटी जो है वो नीलगिरी में ही अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती के भ्रंश घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या जो है कितनी है? अब टैंक में जो है कुल पाइप कितना है? 9 है। और खाली करने वाला वो है मानना होगा, खाली करने वाला कितने हैं? तो खाली करने वाले x हैं। तो भरने वाले कितने होंगे? भरने वाले जो होंगे वो 9 माइनस x होंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि x/18, क्योंकि खाली हो रहा है तो पहले x/18 माइनस 9 माइनस x बटा क्या होगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 24 घंटे में और एक जो है वो 18 घंटे में पूरी तरह टैंक को खाली कर रहा है। तो x/18 माइनस 9 माइनस x/24 बराबर क्या हो जाएगा? 1/9। क्या हो जाएगा? 1/9 घंटे में खाली हो जाती है, तो 1/9 हो जाएगा। बस इसे हमें सोल्व करके x का मान निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 9 माइनस x बटा 72 बराबर हो जाएगा 1/9। ये हो जाएगा 4x माइनस 27 माइनस 3x बराबर 8, 7x बराबर 8 प्लस 27, तो x बराबर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी आ गई? तो हमारा हो गया 5। क्या है? 5 हो गया। यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं हैं कि a और b का लघुत्तम समवर्त b है, b और c का लघुत्तम समवर्त c है, c और d का लघुत्तम समवर्त d है, a b c और d का लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा? कह रहा है कि a और b का जो है, a और b का एलसीएम कितना है? तो एलसीएम जो है वो b है। b और c का कितना है? b और c का जो है वो c है। c और d का कितना है? तो d है। तो ए बी सी डी का जो हमारा हो जाएगा एलसीएम वो d हो जाएगा। ए बी सी डी का कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा d। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि उसको उत्तर सही उत्तर से 2595 अधिक आया है तो आरंभिक संख्या क्या है? तो माना की संख्या जो है वो क्या है? x है। क्या है? माना की संख्या x है। अब कह रहा है 7.2 गुना x से उस संख्या को इतना से गुना कर दिया, तो 7.2 x से गुना कर दिया, लेकिन उसे करना कितना था? तो 0.72 x से करना था। इन दोनों के घटा देंगे, क्योंकि 7.2 से x से गुना किया या करना था इतना, तो ये घटा देंगे, कितना ज़्यादा जितना है आया है उतना के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2592। बस इसे हल कर देना, तो ये हो जाएगा 6.48 x बराबर 2592। x बराबर हो जाएगा 2592 बटा 6.48। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400। तो आरंभिक जो संख्या है वो कितना आ गया? 400 आ गया। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक स्मार्टफोन को p रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब p अनुपात q बराबर
क्या हो जाएगा। तो P को जो बेचा गया है वो 110% पे बेचा गया है और Q को बेचा गया है 96% पे। तो P अनुपात Q जो होगा, P बटा Q बराबर होगा 110 बटा जो हो जाएगा 96, यानी 55/48 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दो पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगाता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में लगा समय क्या होगा। इसका ये निकालते हैं। माना कि बड़ा नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय जो है वो कितना है, x घंटा लगाया, तो छोटा नल कितना लगाएगा, छोटा नल टंकी में भरने में जो है वो लगाएगा x + 10 लगाएगा, क्योंकि टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम जो है वो लगता है। तो x + 10 छोटा में कर देंगे तो वो हो जाएगा। अब प्रश्न में करा है कि 1/x + 1/x + 10 मिल के इन लोग क्या करता है 8 बटा कितना हो जाएगा 75, क्या है 8/75 बढ़ता है। कैसे होता है कि 9 × 8 और +3 करेंगे तो क्या 9 × 72 3 75/8, ये हो गया 8/75 लगा। तो यहाँ पर प्रश्न से इसे सोल्व करना है। x + 10 + x × 75 बराबर 8x × x प्लस जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x² + 80x बराबर 150x + 750। ये होगा 8x² - 70x - 750 = 0। इसे 4x² - 35x - 375 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 4x² - 60x + 25x - 375 = 0। इसे जब और सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 15 या -25/4। तो -25/4 तो संभव नहीं हो है, तो हमारा हो जाएगा कि x बराबर क्या है 15, क्या है x बराबर 15। तो जो बड़ा नल लगा रहा है वो 15 घंटा लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है 15 + 10 बराबर 25। आंसर हो गया कौन सा, बी हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में B पर जो है वो समकोण AB बराबर जो है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो AC - BC बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो sec C + cot A का जो है हमारा मान क्या होगा। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, क्या है त्रिभुज B पे समकोण। तो इस तरह का सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा B, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। BC को क्या है x मान लेते हैं। AC जो हमारा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और AB बराबर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AC² बराबर हो जाएगा AB² + BC², यानी x + 1 के क्या है होल स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर प्लस x²। ये हो जाएगा x² + 1 + 2x बराबर कितना होगा 49 + x²। 2x बराबर कितना हो गया 48, x बराबर हो गया 24, क्या है x बराबर 24, यानी BC जो हमारा निकल के आ गया, BC निकल के आ गया कितना निकल गया 24 निकल गया। तो AC भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब BC AC AB सभी निकल गया है, तो बस आपको मान निकाल देना है। sec C बराबर जो होता है, sec C बराबर होता है कितना AC बटा BC होगा, क्योंकि कर्ण बाई आधार होता है, तो 25/24 होगा। और cot A बराबर जो होगा AB बटा BC होगा, क्योंकि आधार बाई लंब होता है, तो 7/24 होगा। दोनों को जोड़ देना है, 25/24 + 7/24, ये हो जाएगा 32/24, यानी 4/3, क्या होगा 4/3। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 4/3 आएगा। अगला है एक फैक्ट्री जो है वो प्रतिदिन 1,20,000 पेंसिल बनाती है। पेंसिलों का आकार बेलनाकार है और प्रत्येक की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर तथा आधार की जो परिधि है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तब एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्र पृष्ठों का रंग करवाने पर खर्च 0.05 प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से होगा, तो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कुल खर्च निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल खर्च तो पहले कितना है 1,20,000 पेंसिल है,
और इसका अगर वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2πRh होता है। पैसा कितना लग रहा है? 0.05 है। एक का 2πRh है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इतना पेंसिल है गुना इतना पैसा, बस इन सबको गुना कर देना है। ये होगा 1,20,000, क्या है 1,20,000 गुना 1.5/10 गुना एक, कितना हो जाएगा सॉरी 1.5/10 गुना 25/10 गुना 0.05 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तब 2250 रुपये आएगा। कितना? 2250। सी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 से संबंधित विक्रम लैंडर चंद्रमा तल पर जिस स्थान पर लैंड किया उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। क्या रखा गया? शिव शक्ति। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह घोषणा किया, इसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। 24 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने मान्यता प्रदान कर दिया है। चंद्रयान तीनों मिशन जान लीजिए कि चंद्रयान के 3 मिशन हुआ था। पहला जो मिशन हुआ था वो 22 अक्टूबर, क्या है 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा मिशन भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। तीसरा मिशन भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को। और ये पहुंचा था कब? तब 23 अगस्त को, क्या है 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, क्या है 23 अगस्त 2023 को। अप्सरा यू पुनः 10 सितंबर 2018 को क्रिटिकलिटीज को प्राप्त कर ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इस नाभिकीय रिएक्टर में स्वदेश निर्मित किस ईंधन का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निम्न संवर्धित यूरेनियम सिलिकाइड। क्या है? निम्न संवर्धित यूरेनियम सिलिकाइड का जो है उपयोग किया गया था। और ये नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? तो बॉम्बे में स्थित है। कहाँ? बॉम्बे में स्थित है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो खाद्य श्रृंखला प्रत्येक घटक एक ट्रॉपिक स्तर बनाता है, बिल्कुल सही। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, ये भी सही। पोषण संबंधों द्वारा गठित सभी श्रृंखलाओं का उपयोग ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कशेरुकु का बंदर जो संबंध है वही संबंध अकशेरुकु का खाली स्थान से है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्टारफिश। क्या है? स्टारफिश। जिस प्रकार बंदर एक कशेरुकु के अंतर्गत आता है उसी प्रकार स्टारफिश एक अकशेरुकु के अंतर्गत आता है। अब आइए कथन एवं निष्कर्ष का देख लेते हैं। कुछ कागज जो है वो प्रतियां हैं। अगर ये हो जाएगा क्या? कागज। क्या है? कागज। कुछ कागज जो है वो प्रतियां हैं, ये हो जाएगा प्रतियां। क्या है? प्रतियां। उसके बाद कह रहा है कोई भी प्रति रबड़ नहीं है, ये जो हो जाएगा ये रबड़। क्या है? रबड़। इस तरह भी बन सकता है, ये कागज है। क्या है? कागज है। ये हो जाएगा प्रतियां। क्या है? प्रतियां। और कह रहा है कि कोई भी प्रति रबड़ नहीं है। क्या है? कोई भी प्रति रबड़ नहीं है, लेकिन रबड़ कागज तो हो भी सकता है ना। क्या है? हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ से निष्कर्ष हमें देखना है कि कौन हमारा जो है वो सही है। तो कुछ प्रतियां जो है वो कागज है, बिल्कुल सही है। कुछ कागज जो है, कुछ कागज क्या है? रबड़ है। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्या है? हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कोई भी कागज, कोई भी जो है कागज रबड़ नहीं है, ये भी हो भी सकता है या नहीं भी। तो आंसर होता है कि केवल निष्कर्ष 1 जो है वो तो सही है, या तो निष्कर्ष 2 होगा या 3 अनुसरण करेगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अगर प्रश्न में या तो 1 या 2 है तो हमें दोनों फिगर को चेक करना ही होगा। तो आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न दिया हुआ है। आप विकल्प ए के अनुसार चिन्हों को अगर बदलने की कोशिश करते हैं, इस तरह आपको देखना होगा कि कौन सा जल्दी हो। तो ए के अनुसार अगर हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 28 + 34, क्या हो जाएगा 28 + 34 भागा 2 गुना 8 माइनस 32। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 28 + 17 गुना, क्या हो जाएगा 17 गुना 8 माइनस 32, हो जाएगा 28 + 136 माइनस 32, 164 माइनस 32, ये हो जाएगा 132। तो आ जाएगा हमारा क्या है 132 इधर भी है और इधर भी है, तो आंसर पहला ही मैच कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है।
यहाँ पे SUCH है। U जो है वो क्या है, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है, जबकि अन्य सभी S, C और H जो है वो कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आंसर हमारा 46 के जो हो जाएगा वो हमारा 46 के हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, 46 के हो जाएगा, वो हो जाएगा B हो जाएगा। तो B में ही U है, तो B सबसे अलग है। लड़कों की एक पंक्ति में जो है वो रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पे है, बाएं छोर से 9वें स्थान पे है। 9वें स्थान पे कौन है, तो वो है रवि। और परवीन दाएं छोर से 5वें स्थान पे है। ये दाएं छोर से जो है वो 5वें स्थान पे है, कौन है, तो वो है प्रवीण, क्या है, प्रवीण। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो इन दोनों के बीच में 7 गो लड़के हैं। 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 प्लस दोनों एक दूसरे को जोड़ दीजिए 2, और इधर कितना है, ये क्या है, रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पे, यानी इधर 8 है और इधर 4 है, तो प्लस 8 प्लस 4 ये जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, तो 2 14, 14 7 कितना हो जाएगा, 21। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 47 के C आ जाएगा, 21 लड़के। अगला प्रश्न है कि कथन एवं तर्क। कथन कह रहा है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो तर्क कह रहा है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत में दालों की कीमत बहुत अधिक है या नहीं, अतः तर्क मजबूत नहीं है। क्या है, तर्क जो है वो मजबूत नहीं है, पर कीमत कम करने के और भी उपाय हो सकते हैं एवं निर्यात उद्योग केवल दाल पर आधारित नहीं है, अतः तर्क 1 और 2 जो दोनों क्या है वो मजबूत नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्या है, C हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का। इसमें देखना है कि क्या निकालना है। सबसे पहले ये देखें तो निकालना हमें जो है ये है, इसी के अनुसार जो है ऊपर स्टेटमेंट दिया है उसी की तरह चलना है। अगर मान लिया कि P@ जो है वो क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा P जो है Q का पुत्र है, P जो है Q का पुत्र है। तो यहाँ पर बनाते भी चलिए, P जो है वो किसका है, Q का पुत्र है। उसके बाद जो हमारा आ रहा है Q*R है, इसका मतलब Q जो है R की माँ है, Q जो है R की माँ है, Q जो है वो R की माँ है। तो यहाँ पर हो जाएगा R और ये हो जाएगा माँ, यहाँ हो जाएगा पुत्र, यानी Q के 2 हो गया, R और P, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्या है, भाई हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है वो R हैशटैग क्या हो जाएगा, R#S है, यानी इससे निकल कर आ गया कि R S का भाई है। R जो है वो क्या है, S का भाई है, तो S जो है यहाँ पर ये हो गया, ये भाई हो गया, यानी यहाँ पर 3 भाई है, S R P, और उसकी जो है माँ है वो कौन है, Q है। तो कह रहा है कि क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, तो P S का भाई है, P जो है S का भाई है, बिल्कुल ये सही हो जा रहा है। तो पहले ही हमारा आंसर आ जा रहा है P S का भाई है। फिर भी देख लेते हैं, P S की बहन है, ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि ये तो पुत्र के बारे में है, तो बहन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि P जो है S की बहन नहीं हो सकता है, भाई ही हो सकता है। P S का पिता है, ये नहीं हो सकता। P S का पुत्र है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। आंसर हमारा कौन सा आ गया, A आ गया। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा C, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है कहाँ पर है, तो वो सिक्किम में, सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है, तो वो है 4310 मीटर, 4310 मीटर है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा से होकर भारत और चीन के साथ अधिक व्यापार जो है होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए व्यापक काम में मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला है, और इसका सही आंसर हो जाएगा A.R. रहमान। A.R. रहमान भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम में मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी है। A.R. रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, आंसर हो जाएगा A, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का सबसे अधिक उपभोग करने वाला देश भारत है। उत्तर प्रदेश जो है वो देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम है, इसलिए भारत को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस इंडियन नेवल शिप INS पर CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा A, शिवाजी। क्या है, शिवाजी। भारतीय नौसेना पोत अरिहंत परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है,
अरिहंत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ शत्रु का विनाशक होता है। और आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। और आईएनएस जो है शिवाजी पर CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, आंसर हो जाएगा ए, कैम्बे की खाड़ी में। कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। प्रवाल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करबे समिति के रूप में भी जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का जो है वो गठन हुआ था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? इनमें से कौन सी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो है वो पहले की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। क्या है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 के अधीन बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1887 ईस्वी में। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। क्या है? 1916 ईस्वी में। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के 1857 के जो है ये आया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट उसके अनुसार हुआ था। तो सबसे पहले इसमें से कौन हो गया? बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कभी कभी मैसूर अगर विश्वविद्यालय के पूछ लिया जाए मैसूर के, तो ये होता है 1916 में। क्या है? 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय जो है वो कब है? तो ये भी 1917 में। क्या है? 1917 में। यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल अंश में कम हो जाता है कितना? तब माना कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया? L इंटू बी, तो LB हो गया। नया क्षेत्रफल, नया जो होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि लंबाई जो है 1/3 बढ़ा दी जाती थी, L/3 प्लस L हो जाएगा। और चौड़ाई जो है वो क्या है? 1/3 घटा दिया जाता है। तो नया क्षेत्रफल तो ये हो गया, यानी 4L/3 गुना 2B/3 यानी 8/9 LB हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो गया भाई? कमी हो गया LB माइनस 8 LB बटा क्या है? 9। तो ये हो जाएगा 1 LB/9 यानी 1/9 की कमी हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा सी। यदि आयत ABCD के अंदर O कोई बिंदु है तब, अगर मान लिया कि यहाँ पर एक है ABCD, ये A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, यहाँ पर कोई O जो है क्या है? एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है। यहाँ पर O है, इस तरह के आप लिख सकते हैं। ये हो गया M और ये हो गया N हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से कौन जो है हमारा सही है? क्या है? कौन सही है? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। त्रिभुज ODM में, क्या है? त्रिभुज जो है ODM में, इस त्रिभुज की बात कर रहा है ODM में, तो ये हो जाएगा OD² बराबर DM² प्लस OM² हो जाएगा। ये 1 हो गया। इसी तरह त्रिभुज OBN में, क्या है? OBN में यहाँ पर जो हमारा है B है और एक N है, ये भी तो एक त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर एक ये हुआ, एक ये त्रिभुज हो गया। तो इसमें अगर देखते हैं तो OB² बराबर ON² प्लस BN², ये 2 हो गया हमारे पास। और 1 और 2 को जो अगर समीकरण को जोड़ेंगे, OD² प्लस OB² बराबर हमारे पास आएगा, क्या आएगा? DM² प्लस OM² प्लस ON² प्लस BN²। तो हमें मिल जाएगा क्या? तो वो मिल जाएगा CN² प्लस OM² प्लस ON² प्लस AM²। DM को हम लिख सकते हैं, D और M को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? C और क्या है? C और N भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। दोनों जो हमारा है वो बराबर है, तो ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह लिखकर ये किया गया, क्योंकि CN बराबर जो हो जाएगा, CN बराबर DM और AM बराबर जो है क्या है? BN। क्या है? BN है। यहाँ आ गया CN प्लस ON जो है दोनों स्क्वायर में, दोनों के स्क्वायर प्लस AM² प्लस OM²।
ये हो गया ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर आ गया, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। हमारा जो आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए आ रहा है। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए सही आ रहा है। समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा को ढाल ज्ञात कीजिए। क्या है, ढाल हमें ज्ञात करना है। तो 4x प्लस 6y बराबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 6y बराबर होगा माइनस 4x प्लस 9 हो जाएगा। तो y बराबर होगा माइनस 4x प्लस 9 बटा 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसे अलग अलग कर दीजिए, माइनस 4 बटा 6x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा कितना, 9/6। 9/6 इसे लिख सकते हैं माइनस 2x बटा 3 या प्लस 3/2। और ढाल जो हमारा जानते हैं y बराबर माइनस mx प्लस सी। क्या है, mx प्लस सी। m जहाँ पे ढाल है तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 mx, सॉरी mx माइनस में नहीं होता है, ये होता है यहाँ पर, ये लिखते हैं y बराबर जो होता है mx प्लस सी होता है। तो m बराबर कितना हो गया, माइनस 2/3, माइनस 2/3, यही हमारा ढाल निकल के आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, 59 के बी हो गया। हमें ये लाना है फाइनली, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लाना, जिससे हमें m मिल जाएगा, वही हमारा ढाल हो जाएगा। संख्या 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्न में से सही क्या है। अगर मान लिया कि माध्य निकालते हैं, माध्य निकालते हैं तो 2, 2, 4, 5, 12 अगर जोड़ेंगे तो 25/5 बराबर 5 हो जाएगा। जब आंकड़ा आरोही में हो तो आंकड़ों की संख्या जो है विषम हो तो माध्यक, माध्यक जो बनेगा वो मध्य पद, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 होगा। बहुलक की अगर बात करते हैं, बहुलक होगा तो कितना होगा, अधिकतम 12 बढ़ता वाला तो 2 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि माध्य जो है ग्रेटर देन बहुलक है। क्या है, बहुलक है, क्योंकि माध्य 5 है, बहुलक 2 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक राजमार्ग पर स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती है तो वे 8 घंटे में मिलती है। यदि वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है तो 2 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चालें जो है वो क्या है। कह रहा है माना कार ए की चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, और बी का जो है वो कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है प्रश्न से कि 240/x माइनस 22, क्योंकि दोनों एक दिशा में, वो 8 घंटा लगाता है। क्या है, 8 घंटा लगाता है। और x माइनस 22 बराबर हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। ये तो हमारा पहला आ गया। और फिर कह रहा है अगर 240/x प्लस 22 रहता तो ये हो जाता कितना, हो जाता 2 घंटा। क्या है, 2 घंटे मिलते, एक दूसरे की ओर चलती तो क्या हो जाता, 2 घंटे लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस 22 बराबर ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरे, क्या है, दूसरे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा x माइनस 22 बराबर 30, x प्लस 22 बराबर 120। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 150 हो जाएगा। x बराबर जो आ जाएगा वो 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 75 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो y का मान कितना आ गया, तो वो हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि 75 माइनस 22 बराबर जो होता है वो 30 होता है। हो गया y का मान 75 किलोमीटर। आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया 75 किलोमीटर पर घंटा, आएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। y का मान 45 आएगा, x का है जो 75 आएगा, तो d हो जाएगा। यदि बहुपद cx स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो है वो क्या होगा, क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी बटा सी के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई सी, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस बी बटा सी हो जाएगा। क्या है, यही होगा। और अल्फा इंटू बी बराबर सी बाई ये होता है ए बटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पर। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2a बटा सी, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर। आंसर जो हमारा आएगा वो ए आ जाएगा। यदि x माइनस
4 के क्यू पावर में प्लस x माइनस 5 के क्यू है प्लस x माइनस 3 का क्यू है बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 है। x का जो है वो मान क्या हो जाएगा, क्या है x का मान क्या होगा, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 होगा। x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12, क्या होगा x बराबर 12/3 बराबर 4 हो जाएगा। क्या है ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ 3abc है, यहाँ जो है ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो ये तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया 63 का, तो वो हो गया B 4। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन देश है, बिल्कुल सही। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, ये भी जो हमारा है सही है। ग्रीन हाउस गैस उत्पादक देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां है, तो ये जो है वो गलत है। क्या है, भारत का स्थान जो है वो तीसरा है, क्या है तीसरा है। सर्वाधिक वैश्विक तापमान क्षमता SF6 गैसों में है, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 64 के सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। पहला चीन है, दूसरा में जो है USA है, तीसरा जो है वो भारत है, क्या है भारत है, और चौथा पोजीशन में जो है यूरोपियन यूनियन है, क्या है यूरोपियन यूनियन है। वजन क्या है, वजन क्या है, तो जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है वही हमारा जो है वो वजन है। वजन का भार जो है वो W बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, क्या है गुरुत्वीय त्वरण, यानी mg होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर भार घटता है, और भार को मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्लैंक के द्वारा जो है वो दिया गया है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट का बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। फैराडे ने विद्युत अपघटन एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है नीचे प्रश्नवाचक के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है E, V और ये 27 है। E का मान 5 होता है, V का मान 22 होता है, दोनों को जोड़ के ये 27 लिखा गया है। ठीक उसी तरह J और Q है, J का मान जो होता है वो 10 होता है, Q का मान 17 होता है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ हो जाएगा 27। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो C आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है, विषम अक्षर को चुनना है। तो L से जो है वो K गया है -1 और K से M गया है -2 है। चलिए यहाँ पर क्या है E से D गया है -1, D से C गया है -1। अंतर तो आ रहा है इन दोनों में। अब देखते हैं अगला में से पता चल जाएगा कि ये अंतर है। I से H गया है ये -1, S से G गया है -1, यानी सब -1 है। इसमें जो है एक -2 आ जाता है, तो आंसर हमारा यहीं पे मिल गया कि A होगा। विशेष कूट भाषा में स्लोव को इस तरह लिखा जाता है, फेट को इस तरह लिखा जाता है, उसी का कूट भाषा में लॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो बस जो कोडिंग किया गया है वही लिख दीजिए। एस का क्या कोडिंग किया गया है 4 किया गया है, एस एल को 3, ओ के 7 जो है वो बी को क्या किया गया कोडिंग 9 किया गया है। तो देखते हैं LOFT निकालना है। एल का कोडिंग 3 किया गया, ओ के 7 किया गया है, एफ यहाँ से ले लीजिए, एफ यहाँ कितना 2 कोडिंग किया गया, यहाँ 2, यानी 3722 होगा। क्या है 3722 होगा, नहीं लास्ट में टी है, सॉरी एफ नहीं है टी है, और टी का जो कोड लेंगे वो कितना होगा 8 होगा, तो ये हो जाएगा 3728। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, क्या है प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। 9 है, 96 है, 196 है, 306 है। यहाँ 9 से 96 गया है, ये क्या है +90 का है, क्या है +90 का है। 96 से 196 है +100 का है, 196 से 306 है, ये हो गया 6 दूनी 6 4 10, 110 का बढ़ोतरी है। तो अगला बार जो है वो बढ़ोतरी कितना के होगा 120 के होगा। 306 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
तो 426 हो जाएगा। क्या है? 426 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर कि 7 कर्मचारी ए बी सी डी ई एफ जी है, प्रत्येक वर्ष 2019 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीनों में बिक्री प्रेजेंटेशन के लिए यूएसए की यात्रा करता है। 7 लोग हैं और वो लोग कब कब जाते हैं? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर। चलिए उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक सहकर्मी ने अलग अलग महीने में यात्रा की। डी की यात्रा के बाद ठीक 4 लोगों ने यात्रा की। डी का यात्रा के बाद ठीक 4 लोगों ने, तो जून का तो हमारा मिल गया कि डी होगा। ठीक। सी ने ई और एफ की यात्राओं के बीच यात्रा की। सी जो है ई और एफ की जो यात्रा हुआ है उसके बीच में किया है। अगर मान लिया कि सी देते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ई और एफ के बीच में है। क्या है? ई और एफ के बीच में है। आप सितंबर में भी दे सकते हैं, लेकिन आगे का भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जी ने ए की यात्रा से ठीक पहले वाले महीनों में यात्रा की। जी यहाँ हो जाएगा क्या? जी और ए। जी ने ए की यात्रा से ठीक पहले वाले महीने में यात्रा की। सी की यात्रा के बाद ठीक 2 व्यक्तियों ने यात्रा की। सी के बाद सी, तो यहाँ पर आ गया सी। इसके बाद जो है 2 व्यक्तियों ने यात्रा की। अब एक बच गया, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी। अब प्रश्न में भी कह रहा है ई ने बी से ठीक पहले वाले महीने की यात्रा की। सी की यात्रा के बाद ठीक 2 व्यक्तियों ने यात्रा की। सी के ठीक 2 व्यक्तियों ने यात्रा की। ई ने बी के ठीक पहले वाले महीने की यात्रा की। 2 बार ये लिख दिया गया। जिसने अक्टूबर के महीने में यात्रा की, जुलाई के महीने में किसने यात्रा की? तो जुलाई के महीने में जो है वो किया, एफ किया। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 71 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 व्यक्ति है, जुनैद, रिया, हेमा, इंदु और जगन एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका जो है यही क्रम नहीं है। कितने लोग हैं? तो वो है 5 लोग। तो 4 तो लोग ऐसे बैठेंगे, एक कहीं पर आप इसे लाइन खींच दीजिए। अब जुनैद जो है इंदु के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पे जुनैद बैठा हुआ है, इंदु कहाँ है? इंदु यहाँ पर हो जाएगा, इंदु, क्योंकि बाएं ओर जो है वो दूसरे स्थान पे। हेमा रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। हेमा जो है वो क्या करे? हेमा रिया के दाईं ओर, रिया के दाहिने ओर। तो ये रिया है और उसके रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 और 2 यही एक जगह है, तो ये हो जाएगा हेमा। क्या है? यहाँ पर इंदु बच गया। एक क्या है? एक जो बच गया है वो जगन यहाँ पर हो जाएगा। जगन जुनैद के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ये सामने बैठा है। प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? रिया के दाईं ओर, तो रिया है, उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे इंदु आ जाता है। 1 2 तीसरे स्थान पे इंदु। आंसर हमारा जो हो जाएगा 72 के सी हो जाएगा। फ्रैंटिक शब्द के प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदलने पर बनने वाले अक्षर समूह में कौन से अक्षर 2 बार आएंगे? तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले स्वर को, उसके बाद आने वाले अक्षर को बदलना है, स्वर को। अब व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदलने पर बनने वाले अक्षर समूह के क्या होगा? तो अगर हम एफ के बदलते हैं तो ये तो व्यंजन है, तो पहले वाला हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। आर जो है वो क्या है? व्यंजन है, इसके पहले जो है वो क्यू हो जाएगा। ए जो है वो स्वर है, इसमें +1 कर देंगे तो बी हो जाएगा। इसमें -1 है। उसके बाद है एन, एन में क्या होगा? +1 हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। टी क्या है? टी में जो है एन में क्या है? +1 नहीं होगा, -1 होगा, सॉरी -1 होगा। टी में भी -1 होगा, तो ये हो जाएगा एस। आई जो है वो वॉवेल है, इसलिए +1 होगा, तो ये हो जाएगा जे। सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, -1 होगा, तो ये होगा बी। आंसर कह रहा है कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो यहाँ पर जो कौन सा 2 अक्षर आ रहा है वो है बी। क्या है? बी जो है वो 2 बार आ रहा है ना। बी हमारा कौन कौन 2 बार आ रहा है? एक बार यहाँ आ रहा है और ए से प्लस बन जा रहा है, तो ये भी आ रहा है, यानी 2 बार हमारा बी आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। आंसर हो जाएगा डी। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है? राष्ट्र ध्वज के रूप में, तो आंसर हो जाएगा ए, लाहौर कांग्रेस 1929 में। क्या है? लाहौर अधिवेशन में जो हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और सर्वप्रथम संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडा को स्वीकार कर लिया था। विदेश में झंडा सर्वप्रथम मैडम कामा ने फहराया था, कहाँ? स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को। क्या है? 22 अगस्त 1907 को। तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। क्या है? जाकिर हुसैन। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। क्या है? अलका मित्तल। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ का गठन खाली स्थान में किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, 1927 में किया गया था। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना 1927 में जेडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी के सलाह पे किया गया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? कौन थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टोडरमल। क्या है? टोडरमल। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जिसे खत्री जाति के कहा जाता है, 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लागू किए थे। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था और इस व्यवस्था का कौन है? टोडरमल बंदोबस्त भी किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर जो है वो सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब मनूची। औरंगजेब मनूची विकल्प सही है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। अब मनूची एक इतालवी लेखक और यात्री था। मनूची मुगल शासन के दौरान भारत आया था। उसने दारा सिकोह की सेवा में काम किया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1609 ईस्वी में आया था। क्या है? और सर टॉमस रोज जहांगीर के शासनकाल में वर्ष 1615 में आया था। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुतरस घाली। क्या है? बुतरस घाली। यूएनए महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष कैमरून के फिलोमोन यांग होंगे। यूएन महासभा ने 78वें सत्र के अध्यक्ष त्रिनाद और टोबैको के डेनिस फ्रांसीसी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया 78वें 69वें के कौन होंगे? तो वो होंगे कैमरून के कौन होंगे? तो वो होंगे फिलेमोन यंग। क्या है? फिलेमोन यंग किस देश के? कैमरून के होंगे। यूएनए के महासचिव अभी जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनए के सचिवालय का प्रमुख जो है वो महासचिव होते हैं। अगला है, निम्न तालिका को 5 वर्षों के विभिन्न राज्यों के एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले उत्तीर्ण यानी योग्य घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों को जो है वो क्या करें? आंसर दे। तो आइए यहाँ प्रश्न कर रहा है, एम और पी राज्यों में वर्ष 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितना है? अगला प्रश्न है कि निम्न तालिका में 5 वर्षों के विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई। तालिका का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। एम और पी राज्यों में वर्ष 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितना अंतर है? एम और क्या है? पी का है। और 1998 में एम की अगर उत्तीर्ण की बात करें तो वो कितना है? 980 है, 980 है। और पी की बात करें तो 1020 है। तो अंतर जो हो जाएगा 1020 माइनस 980 कितना हो गया? 40। आंसर हमारा कौन सा आ रहा है? तो वो हो रहा है ए। एक्स और वाई 2 स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद एक्स से चलती ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी? तो समय जो हो जाएगा वो क्या होगा? टी घंटा हो जाएगा। एक 60 इंटू टी होगा प्लस टी माइनस 2 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। तो 80 टी बराबर जो हो जाएगा वो 320। तो टी बराबर जो होगा 4 घंटा। क्या है? 4 घंटा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 घंटा बाद शुरू हुआ, यही टी माइनस 2 किया गया है और गुना क्या किया गया है? 20 किया गया है, क्योंकि ये 20 किलोमीटर पर आवर के से चल रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 280 है। तो हमारा टी बराबर आ गया 4 घंटा। अगला प्रश्न है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण रेखा बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित कर रही है। किस पे? ई पे प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण बीसी बराबर 138 डिग्री, कोण ईसीडी बराबर 35 डिग्री, तो कोण बीएससी का मान क्या होगा? तो कोण जो है ए ई बी
प्लस कोण बी ई सी जो है वो 180 डिग्री सरल रखिए कोण के कारण, कोण ए ई बी बराबर है 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 42 डिग्री। तो कोण ए सी डी बराबर जो हो जाएगा, ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर 35 डिग्री, क्योंकि एक ही चाप से परिधि पर समान दिशा में बना कोण जो है वो बराबर होता है। तो कोण बी एस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 42 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री 103 डिग्री हो जाएगा। क्या है 103 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है 103 डिग्री जो है वो बी सही हो गया। 84 नंबर प्रश्न है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175.4% की कमी होती है। भिन्न का मान हमें ज्ञात करना है। 175/4% को हम लिख सकते हैं 175/400 बराबर यहाँ 7/16। कमी जो हो जाएगा वो कितना है 9/16। क्या हो जाएगा 9/16। माना कि भिन्न जो है वो कितना है x बाई है, अब व्युत्क्रम जो है वो कितना है तो बाई x है। x बट्टा बाई गुना 9/16 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाई x होगा। x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 16/9, तो x बटा बाई बराबर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा ए। यहाँ 7/16 आया है, कमी कितना हुआ है 9/16। किससे निकला है तो 1 माइनस 7/16 करके ये निकाला गया है 9/16। अगला है पेट्रोल के मूल्य में जो है 5% में वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य जो है वो 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर की माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। पेट्रोल की आरंभिक कीमत कितना है जो है आरंभिक मूल्य जो है वो कितना है 82 रुपये प्रति लीटर है। अब कह रहा है कि 5% की वृद्धि हो गई है, तो 82 गुना 5/100 बराबर 4 रुपया 10 पैसा। अब कार द्वारा पेट्रोल का मासिक खपत कितना होता है 30/45 से 15 किलोमीटर के माइलेज से देता है, तो ये होगा 203 लीटर। क्या है 203 लीटर। तो पैसा कितना हो गया 203 गुना 4.10 हो जाएगा कितना 832.3 रुपया की जो है मासिक व्यय में कितना वृद्धि हुआ तो 832 रुपया लगभग हो गया। ऑप्शन में डी है। निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी जो प्रकार की कारें के निर्यात दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2014 से 18 में ए प्रकार की कार जो है ए प्रकार की कारें में कुल निर्यात का 2015 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 2014 क्या हो जाएगा 2014 और 18 के अगर हम देखते हैं ए की कार तो होगा 200 प्लस 300 यानी 500 मिलियन रुपया। और 2015 और 2017 के देखते हैं बी की कार का तो 250 प्लस 275 कितना होगा 525। और दोनों के अनुपात की अगर बात करें 500/525 ये अनुपात हो जाएगा 20:21। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करेंगे तो सीधे हल करेंगे 5 माइनस कितना होगा 35/5 ये 7 हो जाएगा और गुना 15 प्लस 5 बटा ये 10 हो जाएगा। 12 माइनस 2 10 हो गया। 5 माइनस 105 प्लस 5/10 बराबर होगा -95/10 यानी -9.5। आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्न बार ग्राफ जो है 5 वर्षों का एक व्यावसायिक फर्म के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर आय माइनस व्यय। किस वर्ष कंपनी को अधिकतम राशि प्राप्त हुआ है। तो अगर 2016 की बात करें तो ये हो जाएगा 54 माइनस 51 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 6। तो स्पष्ट है कि वर्ष 2020 की कंपनी को अधिकतम राशि जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा डी। क्या है 88 के डी हो जाएगा। नवासी एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। तो 80 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 95 संतरे का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर बटा क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 95/80। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 95 माइनस 80/80 गुना 100 बराबर हो जाएगा 15 का है
15/80 या गुना 100 बराबर 18.75%। 18.75% ए हो जाएगा। 7 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है वो 5 हमारा शेष बचता है। कह रहा है तो 8, 9, 12, 15 का जो है वो क्या कर लीजिए, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा 360। अब संख्या जो है कह रहा है कि 360 का जो है गुना n प्लस 5 होना चाहिए। अब n के मान जो है 1, 2, 3 क्या है मान रखना होता है। अब इस संख्या जो आ जाएगा 360 गुना 3 प्लस 5, अगर 3 रखते हैं तो 1085 आ रहा है। क्या है 1085। तो आंसर हमारा यहीं पर आ जा रहा है, सी आ जा रहा है। कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो आप एलसीएम निकालिए, फिर वो 5 के संख्या निकालिए, 360 गुना n प्लस 5, n का मान रखे। आंसर जो हो जाएगा वो 1085 सी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी, दोनों पृष्ठ जो है वो अवतल आकृति के होते हैं, बाई कनकेव होते हैं। क्या होते हैं, बाई कनकेव होते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी है। अब मनुष्य में 5 से क्या होता है 6 लीटर रुधिर रहता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4 क्षारीय होता है। डीएनए को किसने अंतःप्रात यानी टेस्ट ट्यूब में बनाया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। क्या है, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर और कार्पलस। पुंकेसर और कार्पलस। पुष्प का मादा अंग जयांग है, पुष्प का नर अंग पुमंग है। यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ गुना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार अगर इसे सजाते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 28 प्लस 5 गुना 3, और ये हो जाएगा भागा 3 प्लस 4। बस इसे सोल्व कर देना है, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5 के बराबर आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न और कथन का है, R1, R2, R3, R4 में से कौन सी रॉड जो है वो सबसे भारी है। R3 और R4 भार में बराबर है, R3 बराबर है, R4 में बराबर है, और R1 से भारी है, R1 से भारी है। लेकिन R2 के बारे में कुछ भी नहीं डिसाइड है, इसलिए हमारा ये कथन तो बिल्कुल गलत है। R2 का भार R3 के बराबर है, R2 का जो भार है वो R3 के भार के बराबर है। R3 का भार R4 के, अगर दोनों स्टेटमेंट मिल जाएगा तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। क्या है, दोनों पर्याप्त है। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। चाइना को कैसे कोड किया जाता है, तो इसको इस तरह के रूप में कोड किया जाता है, CHILE, इसे कोड किया गया है ECIHL। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ई को यहाँ ले गया है, एच को यहाँ ले गया है, दोनों को पैरेलल किया गया, आई को सामने रख दिया गया है, एल को फिर पैरेलल किया गया है उधर, और ई को यहाँ रखा गया। तो ये हमारा जो है वो तो सही है, ठीक है। EG/PT, यहाँ पर TE/GP। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो को पैरेलल ले गया, बाई को इस तरह गया, पी को पैरेलल रह गया, टी को रह गया, दोनों जो है वो सेम से कोड किया गया है। तो अगर हम चाइना को देखें CHINA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी को जो है वो क्या किया गया है, सी को रखा गया है दूसरे अक्षर पे। क्या है, सी को दूसरे अक्षर पे रखा गया है, एच को रखा गया है यहाँ, तो आई जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। क्या है, बीच में हो जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा और एन जो है वहाँ चल जाएगा, यानी ACIH और क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या है, एन हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये। प्रश्न के उत्तर देने के लिए 1 या 2 पर्याप्त है, अकेले ये पर्याप्त है, जबकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले बी पर्याप्त नहीं है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 जो है वो पर्याप्त है, ए ही हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, 1, 2, 3, 4, एक बड़ा वाला। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण कौन करता है। ए से अगर हम के देखते हैं, ए से किया गया है +10 किया गया है, सी से एम गया है +10 है, ई से हो गया है +10 है,
जी से क्यू गया है +10 है, तो बस आई का जो है +10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा एस, के +10 करेंगे तो हो जाएगा यू, एम को +10 करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू, ओ को +10 करेंगे तो हो जाएगा बाई। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, वो हो गया डी हो गया। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 से 18 गया है +5 किया गया है, सॉरी 12 से 18 यहाँ पर है लेकिन +6 किया गया। 18 से अगर हम 27 देखते हैं तो ये 9 किया गया है। 27 से 42 देखते हैं तो ये +15 गया। यहाँ 18 नहीं होगा, यहाँ पे 17 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाए वो जो गलत है वो सी ही गलत है, 18 नहीं होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो हमारा ये सीरीज में आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 करके। चलिए इसमें से कौन असंगत है, तो टी से बाई गया है +5 है, बाई से डब्ल्यू गया है प्लस नहीं -2 है। उसी तरह देखते हैं क्यू से आर गया है, ये +3 है, आर से टी गया है +2 है। यहाँ पर तो अंतर आ रहा है लेकिन इसको चेक कर दे। एल से क्यू गया +5, क्यू से ओ गया है -2, यानी ए और सी तो ठीक है, बी अलग है, तो हमारा बी ही आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो गया वो बी हो गया। ये था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।